हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EDU 360% में। चलिए दोस्त, हम देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्या देखते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वीडियो नंबर 2। और इससे पहले एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वीडियो नंबर 1 जो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। आपके स्क्रीन पे ऊपर आई बटन में देखने को उसका लिंक मिल रहा होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर यह वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो हम जनरली यह इलेक्ट्रिकल मशीन का ही चैप्टर नंबर 2 है, तो हम इसको 3 सीरीज में रन करा रहे हैं। पहली है 3 फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और तीसरा है सिंक्रोनस मशीन। तो मैं पहले दोस्तों प्रीफर करूंगा कि आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को देखिए, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को और फिर सिंक्रोनस मशीन को। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो पाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि यह जो पहला पेज है कुछ वीडियो से हमारी आ रही है, पहला पेज में यह दिखाई देता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि इस वीडियो में उतने कंटेंट हैं। आप इस वीडियो के ख़त्म होते होते क्या क्या हमारे वीडियो से सीख कर जाएंगे, यह वो सारे वीडियो का कंटेंट है जो क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला है कि सर्किट डायग्राम ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को देखेंगे। हम पहले क्या देखेंगे कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम कैसा होता है, और फिर हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पढ़ेंगे। फिर हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का क्या क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। और फिर आगे देखेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का क्या देखेंगे, फेजर डायग्राम। और फिर देखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का सर्किट डायग्राम, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का सर्किट डायग्राम। और फिर देखेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का फेजर डायग्राम, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का क्या पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम। और फिर पढ़ेंगे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का एप्लीकेशन कि ये दोनों कहाँ कहाँ यूज हो जाते हैं। और इस तरह हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को हम रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं, जो हम पहली वीडियो में आपको ये सब बता चुके हैं। तो चलिए देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम कैसा होता है। तो देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन में हम जानते हैं कि रिमेंबर पॉइंट में आपको सिंगल फेज क्या बोले थे, सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसके संदर्भ में कुछ हम याद रखने योग्य बातें बताए थे रिमेंबर पॉइंट करके पहली वीडियो में। तो वो क्या था कि इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग और दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और यह दोनों वाइंडिंग को क्या करते हैं, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हम लोग क्या लगाते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, जो कि क्या होता है, स्पीड के थ्रू ऑपरेट होता है। स्पीड के रिजल्टिंग ही क्या होता है, ऑपरेट होता है। और जब क्या होता है कि जब रोटर हमारी रेटेड स्पीड के 75 से 80% स्पीड प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और यह क्या करता है, मेन वाइंडिंग से ऑक्सिलरी वाइंडिंग को अलग कर देता है। तो देखिए जो हम सप्लाई वोल्टेज लगाए हैं, उस सप्लाई वोल्टेज लगाने की वजह से सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है। सर्किट में क्या फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है, जो यहाँ पे आने के बाद 2 भागों में बट जा रही है। एक चला जा रहा है करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग में और एक करंट चला जा रहा है मेन वाइंडिंग में। तो जो करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जा रहा है उसको IA से रिप्रेजेंट किया है, यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट। और जो करंट मेन वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है उसको IM से रिप्रेजेंट किए हैं, यानी मेन वाइंडिंग का क्या है, करंट। और इस प्रकार हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। और जो ये है सारा का सारा यही बात इस कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हम लोग लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये इसका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो देखिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेनली 2 वाइंडिंग होता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मुख्यतः कितने वाइंडिंग होते हैं, 2 वाइंडिंग होता है। पहला मेन वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग,
मेन वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये मुख्य रूप से 2 वाइंडिंग हो गए हमारे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में। और आगे देखिए, मेन वाइंडिंग को थिक वायर तथा अधिक टर्न देकर बनाते हैं। मेन वाइंडिंग को क्या करते हैं, मोटे तार तथा अधिक टर्न दे करके बनाते हैं, जिससे इस वाइंडिंग का नेचर हाईली इंडक्टिव तथा लो रेजिस्टिव होता है। इस वाइंडिंग का नेचर कैसा होता है, हाईली इंडक्टिव तथा लो रेजिस्टिव होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, मोटे तार तथा अधिक टर्न दे करके बनाते हैं। हमारे पिछले वीडियो में लास्ट के 2 या 3 मिनट में ये सब हम इसको बताए थे। जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को थीन वायर तथा लेस टर्न का बनाते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को पतले तार तथा कम टर्न का बनाते हैं, जिससे इस वाइंडिंग का नेचर लो इंडक्टिव तथा हाई रेजिस्टिव हो जाता है। जिससे क्या होता है, इस वाइंडिंग का नेचर लो इंडक्टिव और हाई रेजिस्टिव हो जाता है। और दोस्तों आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे होता है, तो पिछले वीडियो के आखिरी में जाइए और आखिरी के लास्ट 3 से 4 मिनट को कंटिन्यू देखिए, समझ में आ जाएगा कि हम इसको हाई ज़्यादा टर्न और मोटे तार का प्राइमरी वाइंडिंग क्यों बनाते हैं यानी मेन वाइंडिंग, और पतले तार और कम टर्न का ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्यों बनाते हैं। देखिए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में, देखिए ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है। तो वही है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है, जो रोटर के स्पीड के रिजल्टिंग ऑपरेट होता है। जो क्या होता है, रोटर के स्पीड के रिजल्टिंग ही ऑपरेट होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्त आगे, तो जब इस मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और जब इस मोटर को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज की एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों वाइंडिंग में 2 फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है। तो दोनों वाइंडिंग में क्या होता है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग में क्या होता है, 2 फ्लक्स का निर्माण होता है। और इन दोनों फ्लक्स के बीच में फेज डिफरेंस होने के कारण रोटर पर फोर्स लगता है। और इन दोनों वाइंडिंग के बीच में फेज डिफरेंस होता है, इसलिए क्या होता है कि रोटर पर एक फोर्स लगता है और रोटर रोटेट कर जाता है। और रोटर क्या होता है, रोटेट कर जाता है या घूम जाता है। देखिए, रोटर जैसे ही अपने रेटेड स्पीड का 75 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, रोटर क्या करता है, जैसे ही अपने रेटेड स्पीड का 75 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिससे ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग से अलग हो जाता है। जिससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हुआ, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या हो गई, मेन वाइंडिंग से अलग हो गई, और मोटर केवल मेन वाइंडिंग पर वर्क करता है। और मोटर क्या करता है, केवल मेन वाइंडिंग पर ही वर्क करता है, उस टाइम ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं रहता है। अब देखिए, जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इससे पहले BEE की कुछ बातें हैं जिनको हमें याद, आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो BEE को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फेजर जो होता है वो मेन ऋण होता है किसी भी चीज़ का। तो चलिए देखते हैं, वैसे आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, फेजर क्या होता है कि फेजर ये बताता है कि जो करेंट होती है, वोल्टेज होती है और करंट होती है। तो करंट जो होती है रेजिस्टेंस के केस में क्या करते हैं, वोल्टेज पर ही क्या करता है, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज पर ही रहने का प्रयास करता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, उसी डायरेक्शन में करंट होता है रेजिस्टेंस के केस में। लेकिन जैसे कि चलिए देखिए, आपको बता देते हैं छोटे में कि ये वोल्टेज है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वोल्टेज भी है, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा कि करंट भी इसी डायरेक्शन में होना पसंद करेगी, मतलब इसी डायरेक्शन में होगी। और जो इंडक्टर के केस में एल जो पढ़ते हैं ये आर के केस में है, और इंडक्टर एल के केस में क्या होता है, जो करंट है, वोल्टेज है, वो क्या करती है, वोल्टेज क्या करती है, करंट से लीड करती है। वोल्टेज क्या करती है, करंट से लीड करती है। तो वोल्टेज करंट से क्या करती है, लीड करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से लैग करती है। करंट वोल्टेज से क्या करती है,
लैग करती है। तो देखिए लीड लैग कैसे हम पता करते हैं। तो जब हम जिसको एंटी क्लॉकवाइज खोजेंगे, तो देखिए इस करंट जो है, करंट से हम एंटी क्लॉकवाइज चलने पे वोल्टेज मिल रहा है। करंट से एंटी क्लॉकवाइज चलने पे हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। अतः इससे हम यह कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। और करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है। यही कैपेसिटर की बात आ जाता है, कैपेसिटर की। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड कर जाती है। इस केस में वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है इंडक्टर के केस में, और कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। और इसे पता लगाने का तरीका है कि वोल्टेज से 90 डिग्री जो लीड कर रहा है, तो वोल्टेज से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जितने एंगल पे वो लीड करेगा उतना एंगल उसका ऐसे चलेंगे तो उतने एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज वो मिल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही मिलेगा। तो देखिए हम सर्किट डायग्राम में देखे थे कि सप्लाई देने पे हमारी जो वोल्टेज है, सप्लाई देने पर सप्लाई वोल्टेज, तो उस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही थी, करंट आई फ्लो हो रही थी, जो कि एक करंट मेन वाइंडिंग में चली जा रही थी और दूसरी करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग में चली जा रही थी। तो हम यह जानते हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हाईली इंडक्टिव बनाते हैं। तो और दोनों जगह क्या था, सब सेम वोल्टेज प्राप्त होने के लिए दोनों को क्या किए थे, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या किए थे, सीरीज में कनेक्ट किए थे, पैरेलल में कनेक्ट किए थे। क्या कनेक्ट किए थे, पैरेलल में, ताकि जो मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो दोनों को सेम वोल्टेज मिल पाए। तो उस केस में हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में वोल्टेज क्या था, कांस्टेंट था। और फेजर खींचते समय जो कांस्टेंट रहता है उसको क्या लेते हैं, हम बेस मानते हैं। तो हम इसको बेस मान लिए, भी को क्या मान लिए, बेस मान लिए। और उस केस में क्या था कि हम लोग मेन वाइंडिंग को क्या किए थे, मेन वाइंडिंग को अधिक टर्न तथा मोटे तार का बनाए थे, ताकि उसका जो इंडक्टेंस है वो सबसे ज़्यादा रहे और रेजिस्टेंस बहुत कम रहे। उस केस में क्या था कि उस केस में मेन वाइंडिंग के पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों थे, लेकिन इंडक्टेंस का मान ज़्यादा था और रेजिस्टेंस का मान कम था। उस केस में क्या होगा कि ये IM जो है करंट, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करना चाहेगी, लैग करना चाहेगी, 90 डिग्री लैग करना चाहेगी, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस का मान होगा, इसलिए इसको 90 डिग्री नहीं लैग कराएगा, कुछ एंगल कम लैग कराएगा। तो हम यहाँ से एक लाइन खींचे IM, और फिर क्या होगा कि IA जो होता है मेन वाइंडिंग की करंट होती है। तो इसको हम ज़्यादा रेजिस्टिव और कम इंडक्टिव बनाने के लिए इसको हम कम टर्न तथा पतले तार का बनाए थे, जिससे क्या होगा कि यह रेजिस्टेंस हाईली रेजिस्टिव होगा। इस केस में इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलेगा कि हम वोल्टेज के डायरेक्शन में होंगे, लेकिन इसमें इंडक्टेंस थोड़ा बहुत रहेगा, तो इसको क्या करेगा, लैगिंग थोड़ा सा करा देगा। और जब हम इसको ज्वाइन कराएंगे IA और IM को, तो हमारी एक्चुअल करंट I मिल जाएगी फेजर वाइज। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये डेल्टा मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच का एंगल है। डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच का एंगल है। और डेल्टा को हम फेज एंगल या लोड एंगल कहते हैं, डेल्टा को हम फेज एंगल या लोड एंगल भी कहते हैं। और देखिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट मेन वाइंडिंग से हमेशा लीड करती है। अब देखिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट मेन वाइंडिंग से लीड कर रही है, तो जो लीड कर रही है मेन वाइंडिंग से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग मिल रही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट मेन वाइंडिंग के करंट से लीड कर रही है। अब कितना डिग्री लीड कर रही है और इसके बीच का कितना एंगल होता है वो हम लोग आगे अभी देखेंगे कि इसके बीच का एंगल जो होता है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री होता है। यानी कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में फेज जो ये डेल्टा का मान यानी फेज एंगल या लोड एंगल होता है वो 20 से 30 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए, रोटर हमेशा ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मेन वाइंडिंग की ओर रोटेट करता है। रोटर हमेशा कहाँ से कहाँ रोटेट करता है, मेन वाइंडिंग से ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मेन वाइंडिंग की ओर रोटेट करता है। अर्थात कहने का यह आशय यह है कि रोटर लो लैगिंग फ्लक्स से हाई लैगिंग फ्लक्स की ओर घूमता है। तो देखिए हम बता रहे हैं कि कोई भी मशीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहती है, यानी कि एक मशीन है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको।
एक मशीन है जो किस डायरेक्शन में घूमना चाहती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहती है तो उसमें क्या होता है कि यह ऑक्सिलरी वाइंडिंग से किधर घूमना चाहेगी, मेन वाइंडिंग। ऑक्सिलरी ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मेन वाइंडिंग की ओर रोटेट करेगी। और उस केस में क्या है कि यह देखिए, जब इसको इस मेन वाइंडिंग से ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जब हम वोल्टेज को खोजेंगे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से वोल्टेज को, तो इसमें कम एंगल होगा, और मेन वाइंडिंग से एंटी क्लॉकवाइज इसको खोजेंगे तो ज़्यादा एंगल होगा। अतः इसमें इसको एंटी क्लॉकवाइज खोज रहे हैं तो वोल्टेज मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, लैगिंग है। तो ये कम लैगिंग है और ये ज़्यादा लैगिंग है। तो ये क्या कर रहा है कि लो लैगिंग फ्लक्स से हाई लैगिंग फ्लक्स की ओर रोटेट करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए डेल्टा का वैल्यू 20 से 30 डिग्री होता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, यानी लोड एंगल कितना होता है, 20 से 30 डिग्री होता है। और दोनों वाइंडिंग के द्वारा बनाए गए फ्लक्स में फेज डिफरेंस बनाने के लिए, और दोनों वाइंडिंग के द्वारा बनाए गए फ्लक्स में फेज डिफरेंस बनाने के लिए रेजिस्टेंस को वैल्यू को कम अधिक किए हैं। यही कारण है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहते हैं। और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर किस लिए कहते हैं, क्योंकि इस दोनों वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इस दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स को बनाने के लिए रेजिस्टेंस का क्या किए हैं, रेजिस्टेंस के वैल्यू का क्या किए हैं, अंतर किए हैं, डिफरेंस किए हैं। इसलिए इसे रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। और देखिए अगला, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है। यह जो है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ही कम होता है, और यही कारण है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हम बनाए, यही कारण है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बनाए। और देखिए अगला टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर का कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगा होता है उसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। जो ब्लोअर में लगा होता है मोटर उसे भी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मोटर लगा होता है उसे भी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ही है आगे। तो चलिए बिना देर किए उसको भी देखिए दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो देखिए, इस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का हम सर्किट डायग्राम देखते हैं कि कैसा होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो सर्किट डायग्राम है वो सेम टू सेम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के सर्किट डायग्राम के जैसा ही है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, और इसमें क्या होता है, दो वाइंडिंग होता है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि जो कि वोल्टेज का मान है वो दोनों में समान रहे। देखिए, ये जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज भी लगाए हैं, तो ये सप्लाई वोल्टेज भी का यहाँ पे मान भी सेम होगा, यहाँ पे मान भी सेम होगा, और यहाँ पे मान भी सेम होगा, यानी कि सप्लाई वोल्टेज भी का मान हर जगह सेम होगा। इसीलिए हम फेजर जो सेम होगा कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज हम हर जगह कांस्टेंट होगी। तो हम इसीलिए फेजर खींचते समय बेस किसको मानते हैं, जो सर्किट में कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर रन मोटर ये सब है, इसको खींचते टाइम हम बेस वोल्टेज को ले लेते हैं। और देखिए, यहाँ से जो हमारी करंट जाती है, पहले इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में कैसे अलग होती है। देखिए, हम जानते हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बहुत ही खराब होता है। तो स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में ही एक कैपेसिटर लगा देते हैं। जो कौन सा कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, ये हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। और सेम वही बात है कि इसमें दो वाइंडिंग होता है, मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को मोटे तार तथा अधिक टर्न दे करके बनाते हैं ताकि इसका जो नेचर हो वो हाईली इंडक्टिव और लो रेजिस्टिव रहे। और जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग को पतले तार तथा कम टर्न दे करके बनाते हैं ताकि इसका जो नेचर हो वो कैसा हो, हाईली रेजिस्टिव, लो इंडक्टिव हो। और इसको
मोटे तार तथा अधिक टर्न दे करके बनाते हैं, ताकि जो इसका नेचर हो वो हाईली इंडक्टिव और लो रेजिस्टिव हो। और इसमें क्या लगा होता है, इसके सीरीज में ही एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगा होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जो कि क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच रोटर स्पीड के रिजल्टिंग ही ऑपरेट होता है। तो जैसे ही रोटर अपने रेटेड स्पीड के 75 से 80% तक कार्य करता है, 80% स्पीड को गेन करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और इधर अब करंट आनी बंद हो जाती है। यानी यह मेन वाइंडिंग से कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों अलग हो जाती है। यानी कि कैपेसिटर 60 टाइम तक ही वर्क करता है, इसके बाद अलग हो जाता है। तो चलिए ये सब सारे देख रहे होंगे इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। क्या होता है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, क्योंकि फाई एम तथा फाई ए के बीच बनने वाला एंगल लगभग 20 से 30 डिग्री होता है। क्योंकि फाई ए तथा फाई एम के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है, 20 से 30 डिग्री होता है। हम वहाँ पे देख रहे थे कि आई ए और आई एम, क्या देख रहे थे, आई ए और आई एम, वहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट देख रहे थे और मेन वाइंडिंग की करंट देख रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो ये मेन वाइंडिंग का फ्लक्स है और यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के फ्लक्स के बीच कह रहा है एंगल 20 से 30 डिग्री होता है। तो दोस्तों यह जान लीजिए कि जो करंट होता है वही फ्लक्स को बनाता है, जो करंट होता है वही फ्लक्स को बनाता है, या फ्लक्स बनने से हमारी करंट बनती है। तो देखिए, अतः स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि फाई एम तथा फाई ए के बीच का एंगल बढ़ा दिया जाए। तो अगर स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ये फाई एम तथा फाई ए के बीच के एंगल को बढ़ा देना चाहिए, या आई ए या आई एम के बीच के एंगल को बढ़ा देना चाहिए। इसी बात पर विचार करते हुए कि हम किस तरह इन दोनों के एंगल को बढ़ाएं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बनाया गया। कौन सा मोटर बनाया गया, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बनाया गया। अब देखिए, जो सेम टू सेम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में लिखे थे सेम वही लिखेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में भी 2 वाइंडिंग होती है और वहाँ पे लिखे थे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में भी 2 वाइंडिंग होती है, सेम वही और सेम यही। मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। चलिए और दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो सेम ये भी जो पॉइंट है वो सेम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के ही जैसा है। तो देखिए, मेन वाइंडिंग को ठीक वायर तथा अधिक टर्न देकर बनाते हैं ताकि इसका नेचर हाईली इंडक्टिव तथा लो रेजिस्टिव बना रहे। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को थिन वायर का तथा कम टर्न देकर बनाते हैं ताकि इसका नेचर हाईली रेजिस्टिव तथा लो इंडक्टिव बना रहे। यानी कि जो मेन वाइंडिंग है उसको मोटे तार की और अधिक टर्न दे करके बनाते हैं ताकि उसका नेचर हाईली इंडक्टिव और लो रेजिस्टिव बना रहे। जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसको पतले तार की तथा कम टर्न दे करके बनाते हैं ताकि उसका नेचर हाईली रेजिस्टिव और लो इंडक्टिव बना रहे। यह पॉइंट भी सेम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में लिखा हुआ है। और देखिए, इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। ये हम आपको दिखाए होंगे फिगर, उसमें क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। यह कैपेसिटर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं और यह कैपेसिटर क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, जिससे ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट मेन वाइंडिंग की करंट से लगभग 90 डिग्री लीड कर जाती है। और इसको कैपेसिटर को लगाने से क्या फ़ायदा है कि जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट है वो मेन वाइंडिंग की करंट से लगभग 90 डिग्री क्या हो जाती है, लीड कर जाती है। और हम देखते थे कि जब मेन वाइंडिंग की करंट और प्राइमरी वाइंडिंग की करंट के बीच का एंगल हम बढ़ा देंगे, जैसे ही लगभग 90 की तरह कर देंगे, तो इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही अच्छी हो जाएगी और रोटर रोटेट कर जाता है। और जैसे ही रोटर
जैसे ही रोटर अपने रेटेड स्पीड का 75 से 80% स्पीड प्राप्त करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होकर ऑक्सिलरी वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग से अलग कर देता है। और जैसे ही रोटर अपने 75 से 80% स्पीड किसका, रेटेड स्पीड का प्राप्त करता है, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और ओपन होकर के ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर को क्या करता है, अलग कर देता है। आगे देखिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगाते हैं। इस कैपेसिटर का वैल्यू 1 किलोवाट मोटर के लिए 250 से 300 माइक्रोफैराड होता है, और इस कैपेसिटर का वैल्यू 1 किलोवाट के लिए कितना होता है, 250 से 300 माइक्रोफैराड होता है, जो कि बहुत ही अधिक होता है। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए डेल्टा का मान 85 से 90 डिग्री होता है, और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए जो डेल्टा का मान है वो कितना होता है, 85 से 90 डिग्री। और डेल्टा क्या है, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, मेन वाइंडिंग की करंट और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की करंट के बीच का एंगल है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का फेजर डायग्राम। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का फेजर डायग्राम। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या होता है, एक ही फेज में होता है। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होता है, जबकि इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, या हम यह कर सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। और लीड लैग को खोजने का तरीका है कि जैसे ही हम करंट से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जो मिलता है वो लीड करता है, जो एंटी क्लॉकवाइज जो मिलता है वो उससे लीड करता है। तो हम करंट से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये हमारी क्या करती है, वोल्टेज लीड करती है, और हम वोल्टेज से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो क्लॉकवाइज चलने में मिलता है वो लैग करता है। तो वोल्टेज से करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटर के केस में देखिए, प्योर कैपेसिटर के केस में क्या करती है, करंट जो होती है वो लीड करती है 90 डिग्री वोल्टेज से। लेकिन हम जानते हैं कोई भी सर्किट न प्योर इंडक्टिव होता है, न प्योर कैपेसिटिव होता है, न प्योर इंडक्टिव होता है। तो ये जो हमारी वाइंडिंग की है वो आरएल नेचर की है, आरएल नेचर की है। आरएल यानी कि रजिस्टिव और इंडक्टिव नेचर की है, रजिस्टिव और इंडक्टिव नेचर की है। तो देखिए, हम चाहते हैं कि मेन वाइंडिंग का क्या हो, इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जिससे क्या हो रहा है, ये वोल्टेज हमको बेस लिया है वोल्टेज को, और वोल्टेज को बेस इसलिए लेते हैं कि सर्किट में जो वैल्यू कांस्टेंट होता है उसको हम बेस मानते हैं। और हम देखते हैं कि चूँकि क्या होती है कि इसका जो कि मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग की क्या करते हैं, मेन वाइंडिंग का हम चाहते हैं कि इंडक्टेंस एकदम ज़्यादा रहे। तो एकदम प्योर है नहीं कि ये क्या करेगी, वोल्टेज के 90 डिग्री होगी लैगिंग, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस अपनी तरफ खींचेगा। रेजिस्टेंस क्या चाहता है कि हम वोल्टेज पर ही एक ही फेज में रहे, वोल्टेज और करंट हम एक ही फेज में रहे। रेजिस्टेंस कहता है कि वोल्टेज और करंट एक ही फेज में रहे, तो ये क्या करता है, इसको 90 से कुछ खींच लेता है, तो ये 90 डिग्री से कुछ कम एंगल पे होता है। और जबकि कैपेसिटर लगा देने से क्या होता है, कैपेसिटर लगा देने से ये पहले उस केस में कहाँ था, यहाँ था, और उस केस में आइए कहाँ था, यहाँ था नीचे, और नीचे था ये, हम कैपेसिटर लगा दिए। और कैपेसिटर के केस में करंट क्या करती है, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लीड कर जाती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाती है प्योर कैपेसिटर के केस में। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें क्या है कि कुछ रेजिस्टेंस भी है, इसलिए क्या होता है कि हम और कैपेसिटर को हम लगाए कहाँ है, तो कैपेसिटर को हम लगाए हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट को लगभग 90 के पास ले जाकर छोड़ देती है। उस बीच में जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारी नेट करंट जो आती है वो हमारी आई आती है, जो ओवरऑल लैगिंग होती है। और हम जानते हैं कोई भी मशीन जिसमें वाइंडिंग होता है वो कैसा होता है, लैगिंग ही होता है, सिंक्रोनस मशीन को छोड़ करके, क्योंकि वो किसी केस में लीडिंग भी होता है। देखिए अब आगे देखते हैं कि इस केस में क्या होता है, डेल्टा का मान 85 से 90 डिग्री होता है। इस केस में क्या होता है, डेल्टा का मान 85 से 90 डिग्री होता है। और एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए पहला होता है स्मॉल लेथ मशीन, कहाँ होता है, स्मॉल लेथ मशीन यानी छोटे छोटे लेथ मशीन में। और दूसरा हाई रेटिंग वाली
एयर कंप्रेसर में, हाई रेटिंग वाली एयर कंप्रेसर में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।